चलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जरूर जरूर। चलिए बाबू, सुनिएगा। आज जो है ये तीसरा लेक्चर है। ये क्या लेक्चर है? तीसरा। अभी तक सुनिएगा, अभी तक जो है ये हम एप्लीकेशन पे नहीं ला पाए हैं, समझे। कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आ जाएगा आपका, समझे। एक दो तीन लेक्चर करके आपका पूरा एप्लीकेशन पे भी आ जाएगा। हम इसको धीरे धीरे यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे कुछ डेमो लेक्चर को। आइए, तो हम बात ये कर रहे हैं कि आज ये इसका क्या लेक्चर है? थर्ड लेक्चर। क्या लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, समझे। आइए, हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में हम सबसे पहले परिचय आपको बता रहे हैं कि क्या होता है, समझे। ये सब हम पिछले दो क्लास में हम आपका चर्चा कर चुके हैं कि ये राज व्यवस्था जो शब्द है ये आया कहां से, समझे। राज्य और व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, ये राज्य क्या? तो सुनिएगा, ये राज्य एक्चुअली पोलिस शब्द से, ये पोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है? राज्य। ये सब हम आपको पिछले क्लास में बता दिए। जो भी अगर पहले का क्लास एक दो लेक्चर छूटा है, आप प्लीज जल्दी ही आप आराम से जाकर एप्लीकेशन पे क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। पिछला जो दो क्लास छूटा है आपको जल्दी, आज हो सकता है आज कल में आपका ये आ जाए एप्लीकेशन पे। आइए बाबू, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आपको कि सुनिएगा, पॉलिटी शब्द, चार शब्दों में अंतर बताए थे। पहला हम बताए थे आपका पॉलिटी, दूसरा क्या बताए? पॉलिटिकल साइंस, तीसरा क्या बताया? पॉलिटिक्स, और चौथा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार शब्द के बारे में हम पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएं, ठीक है। जो नहीं किए होंगे वो प्लीज पिछले लेक्चर को जाकर जरूर कीजिएगा। आइए, उसके बाद हम आपको ये बताए, सुनिएगा, हम उसके बाद आपको ये बताए थे कि आखिर, सुनिएगा, आखिर ये राज्य जो है, राज व्यवस्था हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बाबू? राज व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? राज व्यवस्था, पॉलिटी। पिछले क्लास में हम आइए आपको बताए थे। आइए हम जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। ये राज्य आया कहां से? तो राज्य की उत्पत्ति के चार सिद्धांतों के बारे में हम आपको पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि सुनिएगा, इन समाजों के बीच, इन कबीलाई समाजों के बीच अनुबंधन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और यहां से सुनिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है आया, और यही सोसाइटी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये यहीं से राज्य की क्या हुई? उत्पत्ति। नहीं, ये हम आपको पिछले क्लास में बताए नहीं। अब ये जो राज्य जो है ये कहीं दिखता नहीं है, ये जो है अमूर्त संकल्पना, इसको मूर्तता प्रदान करता है कौन? सरकार। कौन बाबू? सरकार। ये आप पिछली क्लास में जरूर जाके इन सब कहानियों को देखिएगा। सरकार। अब ये सरकार का जो है कितना काम है? तो सरकार का तीन काम है मुख्यतः। एक नियम बनाना, दूसरा नियम को लागू करना, और तीसरा नियम का व्याख्या करना, और अगर कोई नियम का पालन न करे उसे क्या करना? दंडित करना। नहीं ए बाबू, तो सरकार का जो नियम बनाने वाला अंग है वो कहलाया क्या? विधायिका। नियम मत का सुनिएगा, नियम को हम बोल सकते हैं विधान भी। विधान या नियम एक ही है, पर्यायवाची है एक दूसरे का। तो ये जो है सुनिएगा, तो नियम बनाने वाला, विधान बनाने वाला कौन? विधायिका, समझे। तो सरकार का वह अंग जो नियम बनाता हो, विधान का निर्माण करता हो, उसे विधायिका कह दिए। नहीं, अब सरकार सिर्फ नियम बनाने से नहीं होता है, नियम को लागू करना होता है। आप रूटीन बना लिए, रूटीन को लागू नहीं किए, रूटीन को क्रियान्वित नहीं किए, समझे, तो क्या उस रूटीन का, उस नियम का फायदा है? नहीं। तो सुनिएगा, नियम को लागू करने वाला, नियम को क्रियान्वित करने वाला, नियम को इंप्लीमेंट करने वाला, नियम को इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? है? बोलिए। कार्यपालिका। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, तो हम ये बताए,
नियम को लागू करने वाला, नियम को क्रियान्वित करने वाला कौन? कार्यपालिका। सरकार का वह अंग जो नियम को लागू करे उसे कहते हैं क्या? कार्यपालिका। टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिव का काम है। नहीं, आइए अब नियम जो है सही बना है कि नहीं, नियम सही बना है कि नहीं, नियम का व्याख्या करने का शक्ति दिया गया है किसको? न्यायपालिका को। अगर कोई नियम का पालन न करे तो दंडित करने का शक्ति दिया गया है किसको? न्यायपालिका को। किन्हीं को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं। तो ये सरकार के ये तीन अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार का चौथा अंग कहा जाता है किसको? मीडिया को। किसको कहा जाता है? हम आपको पिछले क्लास में सब बता चुके हैं। मीडिया का काम है सरकार के कमियों को बताना, सरकार की आलोचना करना। नहीं, ये सरकार का चौथा अंक कहलाता है कौन? मीडिया। आइए ए बाबू सुनिएगा, अब हम पिछले क्लास में हम एक बात बताए थे, बेसिक बात, समझे। आज हम ये करवा कर फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा, पिछले क्लास में हम बताए थे बाबू कि पूरे भारत को, पूरा जो भारत है, ये जो पूरा आपका प्यारा सा जो ये छोटू मोटू पूरा जो भारत है, पूरा ये जो भारत है, पूरा भारत नहीं, पूरा भारत, इसको मान लीजिए, पूरे भारत को आप क्या मान लीजिए? केंद्र। नहीं, एकदम ठेठ में पूरे भारत को संघ मानिए या केंद्र मानिए। पूरे भारत के लिए जो नियम बनाता है वो हो गया केंद्रीय विधायिका। नहीं बाबू, सरकार का वह अंग जो नियम बनाता है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। जो पूरे भारत के लिए, जो पूरा केंद्र के लिए जो नियम बनाने वाली संस्था कौन? संसद। तो केंद्रीय विधायिका कौन? संसद एगो घर है जहां बनता है नियम, वो पूरे भारत के लिए बनाता है क्या? नियम। जो वो नियम बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत के लिए वो नियम बनाता है। नहीं, उसमें दो घर है, दो घर, एक घर राज्यसभा और एक घर लोकसभा, समझे। तो दो सदन, सदन मतलब घर, द्विसदनीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका कैसी विधायिका? द्विसदनीय विधायिका। याद नहीं करना है प्लीज, आपको समझना है। ओ मेरी जान, करोगी तुम? आइए, तो ए बाबू द्विसदनीय, कोई दिक्कत नहीं। ए बाबू इसमें एक और इसमें होते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन पति? चलिए एक बात और हम बताते हैं। बाय द वे, हमको कोई नियम बनाना हो, क्या बनाना हो? नियम, समझे। अगर कोई नियम बनाना हो पूरे भारत के लिए तो सबसे पहले जो है वो नियम जो है वो एक प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए। जैसे आप ही लोग बोलिएगा कि हाँ जो है क्लास जो है 8 बजे ना 8:30 में कर दीजिए, तो एक प्रस्ताव आया मेरे सामने। तो कोई भी नियम बनने के लिए पहले प्रस्ताव ना आएगा। हम बहुत डिटेल में आगे चल के बताएंगे। प्रस्ताव भी कई प्रकार के होते हैं, सरकारी प्रस्ताव, गैर सरकारी प्रस्ताव, कई तरह के प्रस्ताव होते हैं, समझे। कई तरह का प्रस्ताव होता है, हम सब बताएंगे। ए बाबू, तो वो प्रस्ताव के रूप में आता है, ये किसी सदन में रखा गया। जैसे ही ये सब बेसिक बात है, जान लीजिए पहले ही, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में ही, समझे, बेसिक क्लास में ही जान लीजिए। अगर कोई प्रस्ताव जैसे ही सदन में रखा गया, कोई उठ के एक प्रस्ताव रख दिए, बाय द वे इसी को मान लीजिए क्या? संसद। क्या मान लीजिए? संसद। इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा। कोई इसका सदस्य उठ के बोल दिया कि 8:30 से क्लास हो जाए, एक प्रस्ताव आ गया। तो जैसे ही प्रस्ताव सदन में रखा गया नियम बनने के लिए, वही प्रस्ताव कहलाता है विधेयक। क्या कहलाता है? विधेयक। या उसको इंग्लिश में कहते हैं बिल, हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। क्या कहते हैं? सुना? विधेयक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? बिल। क्या कहते हैं? बिल। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो सुनिएगा, बिल रखा गया किसी सदन में, एक सदन से पारित होके दूसरा सदन में, या यहां रखाया तो यहां से पारित होके दूसरा सदन में, नहीं, और उसके बाद दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, पारित मतलब सुनिएगा, मतदान हुआ और मतदान में आराम से ज्यादा मतदान जो है पड़ गया। सब अगर ज्यादा मतदान पड़ गया, अब सब लोग बोल दिया कि ना 8:30 से क्लास, अधिकांश लोग बोल दिए कि हाँ 8:30 से क्लास, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अधिकांश लोग मतलब आधे से अधिक लोग बोल दिए। नहीं, हम बताएंगे कितने, बहुत अभी हम ऐसे ही, हम आपको लेमन तरीका एकदम बेसिक ऐसे ही बता रहे हैं, बहुत इसमें टेक्निकल है, और आपको हम जैसे जैसे हम स्टेप आगे जाएंगे ना, बताते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और आप पूरा सीख जाइए, अभी तो शुरुआत हुआ है बाबू, अभी तो समझिए पॉलिटी स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको स्टार्ट ही नहीं किए हैं अभी, समझे। ए बाबू तो सुनिएगा, हम बात ये कर रहे हैं कि
अब अधिकांश लोग इसमें बोल दिए कि हाँ 8:30 से क्लास, इसका मतलब वो क्या हो गया, पारित। वहां से भी बोल दिए, राज्यसभा वहां से भी बोल दिए कि हाँ, यहां से भी बोल दिए, हाँ, ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर दिए कि 8 बजे से नहीं 8:30 से क्लास नहीं है। अच्छा सॉरी, ये 9 बजे वाला क्लास ना, 9:15 से, हाँ, जो भी बोल दिए, हाँ अधिकांश लोग कि हाँ भाई क्लास रहना चाहिए इतने बजे। ए बाबू, तो अब ये दोनों सदनों से क्या हो गया, पारित हो गया। अब यहां पर ये दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति, नहीं ये तीनों मिलकर बना दिया क्या, संसद। नहीं, 2 घर और एक राष्ट्रपति मिलकर क्या बन गया। अब ये जो पारित हुआ, अच्छा प्रस्ताव रखा गया था उसको बिल कहते। अब विधेयक जो है, बिल जो है, दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। और जैसे ही हम उस पे हस्ताक्षर करेंगे, जैसे ही हम उस पे हस्ताक्षर करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो विधेयक जो है तुरंत बदल जाएगा अधिनियम में, वो तुरंत बन जाएगा एक्ट, नियम बन जाएगा। नहीं, नियम कैसे बनता है समझ में आ रहा है, लेकिन सुनिएगा, नियम कैसे बनता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हम जब संसद बताएंगे, जब पार्लियामेंट बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि नियम बनने के लिए कैसे कैसे उसको कितना पेज कैसे कैसे गुजरना होता है। लेकिन हम आपको एक लिमन बता दिए, एक आइडिया दे दिए। नहीं, अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास आपका चल रहा है, बात समझ में आ रहा है। बाबू, दोनों सदनों से पारित होकर कहां पर गया विधेयक, जैसे ही प्रस्ताव सदन में रखा गया वो क्या बन गया, विधेयक। और दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक किसके पास गया, राष्ट्रपति उस पर क्या किए, हस्ताक्षर। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, वो बन गया क्या, अधिनियम, कानून बन गया। नहीं, अब आइए, वही चीज यहां होता है राज्य में। ये बताइए, पूरे भारत के लिए नियम बनाने वाली केंद्रीय विधायिका कौन, संसद। लेकिन अगर राज्य का, भारत में 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो अब राज्यों में नियम कौन बनाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, समझे, ये सब में नियम कौन बनाता है। तो ये सब में नियम बनाने वाली संस्था राज्यों में कौन है, राज्य विधान। इसमें भी 2 घर, लेकिन मात्र 6 राज्य में 2 घर। कितने राज्य में, 22 राज्य में 2 घर नहीं, समझे। 6 राज्य में द्विसदनीय राज्य का विधायिका होता है, नहीं, जबकि 22 राज्य में ये 1 सदनीय है, सिर्फ विधानसभा, ठीक है ना। आइए बाबू, तो दोनों सदनों से पारित होकर जाता है कहां पे, लेकिन जो ताकत यहां राज्यसभा को है, वो ताकत यहां विधान परिषद को नहीं है। विधान परिषद हम जब बताएंगे आपको डिटेल में, तब पता चलेगा। विधान परिषद का बस इतना ही ताकत है नियम बनने में कि वह बस उसको विलंब करवा सकता है, थोड़ा थोड़ा देर करवा सकता है, लेकिन नियम को बनने से रोक। लेकिन राज्यसभा यहाँ को नियम राज्यसभा यहाँ नियम बनने से रोक सकता है, लेकिन वो ताकत इसको नहीं प्राप्त है। जब हम डिटेल में आएंगे तो हम बताएंगे सब आपको, आप ही के भाषा में सिखाएंगे, एकदम फील करवाएंगे आपको। आइए, तो सुनिए, केंद्रीय विधायिका संसद, राज्य का विधायिका राज्य विधान, 2 सदनीय, यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे अगर राज्य में कोई, अच्छा राज्य में अगर कोई नियम बनाना है, बिहार के लिए कोई नियम बनना है, तो कोई प्रस्ताव आएगा, जैसे ही सदन में रखा है क्या कहला जाएगा, बिल। अब दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास जाएगा, राज्यपाल जैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे क्या बन जाएगा, अधिनियम। और वो अधिनियम बिहार में लागू होगा कि झारखंड में भी, बिहार का विधायिका है ना जी, बिहार में है ना, तो पूरे बिहार में लागू होगा, ना कि झारखंड में लागू होगा। अरे झारखंड का अपना राज्य विधानमंडल है, नहीं, वो अपने लिए खुद कानून बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो सीधे ना बोलिएगा। आइए ए बाबू, उसी तरह हम बताएं कि पूरा केंद्र में अब नियम, कोई ये नियम बना रहा है केंद्र में, ये पूरे भारत के लिए और राज्य के लिए, ये समझ में आ गया है, ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, पिछला क्लास अब कीजिएगा, ठीक है, पिछला क्लास में और अच्छे तरीके से बताए हैं, थोड़ा समय ले लेकर। आइए, इनके सदस्यों को कहते थे एमपी, और इनके इसके विधानसभा के सदस्यों को क्या, एमएलए, और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी। कैसे चुनाता है ये भी हम पिछले क्लास में ऐसे ही हम बताए थे आपको, एकदम जानते हैं आप। जो ना आराम से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा ना, आपको याद हो जाएगा जी, क्योंकि हम आप ही के तरीका से हम आपको बताते हैं, आपको महसूस करवाते हैं कि देखिए आप विधायक के इलेक्शन में वोट दिए थे, अभी राज्य विधानसभा का चुनाव होने वाला है,
फिर आप दीजिएगा नहीं वोट। तो अभी अभी जो है, जब पिछला बार जो चुनाव हुआ था, आप भेजे हुए हैं टिकारी विधानसभा से किसको? अनिल कुमार को। अनिल कुमार कहाँ बैठ रहे हैं? विधानसभा में। और ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, अभय कुशवाहा आपके कहाँ बैठ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आइए। ए बाबू, नियम को लागू करता है कार्यपालिका। कार्यपालिका दो तरह के, एक नाम मात्र का कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र का कार्यपालिका मतलब वो है तो बड़ा प्रमुख, है तो बड़ा प्रमुख, लेकिन उनका कोई काम, कोई कहा हुआ बात होता मेनली किसका होता है? जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। मतलब वास्तविक ताकत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में नहीं थे, लेकिन नाम मात्र के कार्यपालिका भारत के कौन है? भारत के सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख, भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख। लेकिन नाम मात्र का कार्यपालिका कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो हम मना कर लियो है ना, करे जा, समझ जा, मुंह नोच ले वो, हम दांतियों काट ले वो। आइए, ये तो अलगे वो तीसरा नेत्र लग गया है जो हमको कुछ कुछ मुंह से निकल तो दिख जाता है। आइए ए बाबू, अब सुनिएगा, लेकिन असली ताकत, असली शक्ति किसमें नहीं थे? अरे किसमें नहीं थे? प्रधानमंत्री और मंत्री। ये समझ में आ गया? तो दो तरह की कार्यपालिका है। एक और भी हम बताएं, प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसमें अधिकारी लोग होते हैं, नहीं वही ग्राउंड लेवल पे नियमों को लागू करवाते हैं। बात समझ में आया? ए बाबू, उसी तरह से राज्य में भी दो तरह के कार्यपालिका यहाँ पे। एक नाम मात्र के कार्यपालिका कौन? राज्य का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन? राज्यपाल। और राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख सीएम। और राज्य का मंत्रिपरिषद ना है। मंत्रिपरिषद क्या होता है सुनिएगा। मान लीजिए आप लोग सब मंत्री, सब क्या मंत्री, तो ये हो गया मंत्री परिषद। मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। परिषद जहां लगे उसका मतलब समझिएगा, परिषद मतलब सभा, समूह। बात समझ में आया? एक एक वर्ड तोड़ के समझना है। बात समझ में आया? ए बाबू सुनिएगा, ये पूरा मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद। अब इसमें जो जो मुख्य मंत्रालय जिनके अंडर में होगा, नहीं मुख्य मंत्रालय, वो जैसे बहुत ज्यादा मुख्य मंत्रालय तो होता नहीं है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्री, नहीं है, रेल मंत्री, ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके मंत्री जो होते हैं वो सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के, कैबिनेट जिसको कहा जाता है। तो क्या पूरा मंत्रिपरिषद कैबिनेट का सदस्य होता है? नहीं, जो प्रमुख मंत्रालय का। ये एक बार नहीं बता रहे हैं, तो लाखों बार होगा। अभी तो शुरू नहीं किए हैं, अभी तो शुरू नहीं किए हैं। अभी हम आपको बस इतना ज्ञान दे दे रहे हैं कि अगर आप कुछ सुनिए तो आपको ऑकवर्ड फील ना हो, ये ना लगे कि अरे भाई हम ना सुने हैं, ना जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बाबू सुनिएगा बढ़िया से। तो राज्य में भी सर्वोच्च कार्यपालिका या नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन? राज्यपाल। और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख सीएम। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में, नहीं इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, एकीकृत न्यायपालिका। वो कैसे? तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि यहां पर है कौन? हाँ, सुप्रीम। ये बाबू सुप्रीम से भी कोई ऊपर होता है? सुप्रीम तो अपने में ही है सुपरलेटिव, नहीं है? सर्वोच्च, सर्वोच्च के ऊपर कौन? उच्च होता है, उच्च के ऊपर सर्वोच्च, सर्वोच्च के भी ऊपर कोई नहीं। तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय, नहीं एक ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुनिएगा, राज्यों में होता है हाई कोर्ट। क्या होता है बाबू? हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, नहीं। और अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कितने हैं? 25। ए बाबू, अब इस उच्च न्यायालय के नीचे आपको जो ये गया हुआ में दिखता है, आपको ये जो टिकारी उकारी में दिख रहा है, हम सबके बारे में बताएंगे। ये सब आते हैं निचली अदालत या सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? हम बताएंगे इसके बारे में। आर्टिकल 233 सब, अरे इतना आर्टिकल आपके जुमा पे रहेगा ना कि हम क्या बताएं। अभी छोड़ दीजिएगा, आर्टिकल एकदम इग्नोर कीजिएगा। इतिहास में आपको दिक्कत होता है, ईस्वी से ईस्वी इग्नोर कर दीजिए। अरे क्या गो ईस्वी से आएगा जी? कितना आर्टिकल से आएगा? 10 क्वेश्चन में से 2 आर्टिकल से पूछेगा, 3 आर्टिकल से पूछेगा, 7 8 मेरा बनेगा ना कहानी से। तो हम क्यों, हम भाई
और एक चीज जान लीजिए, लास्ट होते होते इतना बार चर्चा एक एक आर्टिकल का करेंगे ना कि वो आपके जुआ पे बैठ जाएगा। बोलिए जुआ केसरी, विमल पान मसाला, खूब खाओ खूब थूको और मुंह सड़ा लो, कैंसर हो जाएगा, मर जाना। आइए ए बाबू, आइए, तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसके नीचे हम आपको बताए थे कि सिर्फ फंडामेंटल राइट का, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप डायरेक्ट जा सकते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो इसके अलावा कोई भी अगर मामला होता है आपके साथ तो सबसे पहले आपको जाना होगा न्याय के लिए कहां? अगर यहां जो फैसला मिला वो संतुष्टि नहीं मिला, उस फैसले से आपको संतुष्टि नहीं मिला, तब आप अपील कीजिएगा कहां? हाई कोर्ट। अपील करना, तब आप अपील कीजिएगा अपने न्याय प्राप्त करने के लिए कहां? हाई कोर्ट। अगर ये जो फैसला दिया उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिला, तब आप अपील कीजिएगा कहां? तो बताइए, भारत में अपीलीय अदालत की कौन कौन? भारत में अपीलीय अदालत कौन कौन? हाई कोर्ट। और क्या ये अपीलीय अदालत नहीं? याद करने वाला चीज है सब जी। अभी तो न्यायपालिका शुरू नहीं किए हैं। नहीं, हाँ, देखिए, हम अभी ये समझाए कि ये निचली अदालतें, अधीनस्थ, ये सबसे निचली। अगर कोई मामला हुआ, मामला भी कई प्रकार का, कोई दो चार लपड़ मार दिया, लाठी चला दिया, फरसा चला दिया, गड़ासा चला दिया, गोली चला दिया, उसका फौजदारी मामला, ठीक है, वो फौजदारी अदालत उसके लिए अलग, हम बताएंगे सब। जहां आपको कोई जमीन हड़प लिया, कोई पैसा कौड़ी हड़प लिया, तो वो दीवानी न्यायालय। नहीं आरती, वो कौन? दीवानी न्यायालय। और सुनिएगा, जहां पर फैमिली वाला मैटर रहेगा, समझे, वो परिवार न्यायालय। कौन न्यायालय? परिवार न्यायालय। और सुनिएगा, जहां पर बच्चा वाला है, तनिगो कांड कर रहा है बड़का बड़का, उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट। तो कोर्ट कई प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे। कई प्रकार का कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, समझे, लोक अदालत, कई तरह का है। जब हम अदालत में आएंगे तो सब बताएंगे, ठीक है। आइए ए बाबू, तो हम बात ये किए कि अगर यहाँ पर कुछ भी मामला होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइएगा। सिर्फ एक ही मामला में आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं? लेकिन भाई अगर हमको सबसे अच्छा ऑप्शन है तो वहीं जाएंगे। नहीं तो फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अलावा कोई और अगर आपका दिक्कत है, आपको न्याय, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप न्याय पाने के लिए कहाँ? अगर ये फैसला कुछ देगा ना, वो फैसला से अगर आपको संतुष्टि नहीं हुआ तो आप अपील कीजिएगा कहाँ? हाई कोर्ट। कहाँ अपील कीजिएगा? सुना? ए क्या एकदम देखा, आप अपील कीजिएगा कहाँ? अगर ये कुछ फैसला देगा ना, अगर उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिला तो आप जाइएगा कहाँ? तो बताइए, भारत में अपीलीय अदालत कौन कौन है? कहाँ कहाँ आप अपील किए? एक हाई कोर्ट में और एक, तो अपीलीय अदालत कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? सिंपल, याद रहेगा। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया ना? जिनको ना समझ में आए वो प्लीज ना कहिएगा। नहीं, बात समझ में आया? आइए चलिए, ए बाबू, ये हम पूरा बता दिए थे। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। नहीं, ये जो है पद सोपानी है, मतलब यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तब यहाँ, नहीं, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ गया? इतना कुछ अगर आप जान गए हैं तो अब आपको, हाँ, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। सुनिएगा, एक चीज हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं, 2 सेकंड। फंडामेंटल राइट, अभी एक क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट क्या है? एक बात बताइए, हम जब राज्य की उत्पत्ति में बताए हैं कि सब जितने भी समाज थे आपस में क्या होते थे? लड़ते रहते थे। क्या होते थे? तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक बना लो, क्या है, एक ऐसा ऑथोरिटी जिसका बात हम लोग सब मानेंगे। वहीं से आ गया क्या? राज्य। समाजों के बीच अनुबंधन हुआ, समझौता हुआ, वहां से राज्य की क्या हो गई? उत्पत्ति। नहीं ये बाबू, हम लोगों ने अपने अधिकारों को सौंप दिया किसको? राज्य को। अपने अधिकारों को सौंप दिया राज्य को। लेकिन राज्य धीरे धीरे होने लगा तानाशाह। क्या होने लगा? राज्य अपना मनमानी करने लगा। राज्य जो है पूरी तरह से सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश करने लगा। तब जो जनता राज्य को ताकत दी थी, वो जनता बोला कि हमें भी कुछ चाहिए, अधिकार। और वहीं से राज्य जो अपने विरुद्ध
जो जनता को अधिकार दिया, एकदम बेसिक। देखिए, अधिकार बहुत जरूरी है, अधिकार बहुत जरूरी है। तो राज्य जो अपने विरुद्ध कुछ अधिकार दिया अपनी जनताओं को, और वो एकदम मूलभूत आवश्यकता थी उन अधिकारों का, समझे, मानव के विकास के लिए, मानव के जीवन के लिए, वो बहुत जरूरी था वो, समझे। और वही अधिकार कहलाया क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध, राज्य अपने विरुद्ध गारंटी देता है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको ये सब अधिकार है। जब हम फंडामेंटल राइट चैप्टर में आएंगे तो हम बहुत बहुत ज्यादा बताएंगे फंडामेंटल राइट क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। बाय द वे, हमारे 4 गो बाल बच्चा हो जाए, क्या गो हो जाए? 4 गो बाल बच्चा, क्या हो जाते? मान लीजिए, आओ ज्यादा बोल दें। हाँ, नहीं, गलत बात। हम 2 हमारे 1, नहीं। आइए, सुनिएगा, अभी तक तो है नहीं, समझे, जब होगा तो देखा जाएगा। आइए, कि 1 गो रखना है कि 2 गो रखना है कि 10 गो रखना है कि 20 गो रखना है, नहीं। आइए, भाई ये मैडमों देखेगी, ऐसे मत आप लोग कीजिए, और देखिए फिर दिक्कत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, अधिकार क्यों जरूरी है, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बाय द वे मेरे 4 गो बाल बच्चा हो जाए, हम जो है, सुनिएगा, हम जो है 2 गो को एकदम बंद करके रखे घर में, एकदम घर में बंद करके रखे, और 2 गो के एकदम छुट्टा एकदम छोड़ दे ना। मान लीजिए बाल बच्चा में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, नहीं नहीं, तो हम दोनों को छोड़ दें कि जो थोड़ा जे करे के हो कर, तुमको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, जहां घूमना है वहां घूमो, जो करना है वो करो। ये बताइए, दुनिया देख रहा है जो 2 जिसको हम छोड़े हैं, ये तो बंद कमरे में, बंद घर में, इसका पूरा दुनिया तो वही है, कुआं का मेढक। एक बात बताइए, ज्यादा मानसिक विकास होगा किसको? किसका? है? आप ही लोग बोल रहे हैं ना, किसका होगा? जिसको हम छुट्टा छोड़ दिए हैं ना। किसका होगा? जिसको हम छुट्टा छोड़ दिए। एक बात बताइए, कितना जरूरी है स्वतंत्रता? तो ये भी तो एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता। क्या बिना स्वतंत्रता का आपका मानसिक विकास, चहुमुखी विकास, नैसर्गिक विकास संभव था? नहीं। बस हम एक एग्जांपल दिए। अब बाकी बात क्लास हम जब फंडामेंटल राइट बताएंगे, एक से एक, अरे आपको हम बता ही नहीं सकते, एक से एक हम केस स्टडी आपको करवाएंगे। जब तक पॉलिटी में आप केस स्टडी नहीं कीजिएगा, आपका सब बेकार है। आपको पता होना चाहिए, अभी बहुत सारा ऐसा मामला आया है जो एग्जाम में भी पूछता है। लव मैरिज, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। बात समझ में आ रहा है? अपने पसंद की लड़की से, या अपने लड़कियों को अपने पसंद के लड़के से शादी करना क्या है? मौलिक अधिकार है। अरे भाई, चलिए, तो ये सब हम बताएंगे फंडामेंटल राइट में। अब आइए, सुनिएगा, हम इतना आपको पिछले क्लास में बताए थे, आगे कहानी को ले चलें। आइए बाबू, अब सुनिएगा, अभी हम बताए, प्लीज सुनिएगा, अभी हम बताए कि राज्य का उत्पत्ति का हम कई सिद्धांत के बारे में बताए। सबसे पहले हम आपको बताए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या बताए थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो अभी हम बताए, नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उसके बाद हम आपको और भी बताए थे, जैसे विकासवादी विकासवादी सिद्धांत, नहीं, हम आपको बताए थे शक्ति का सिद्धांत, नहीं बताए थे ना। राज्य का उत्पत्ति का 4 सिद्धांत, आप पीछे जाके लेक्चर को देखिएगा, परसों ही हम बताए थे, ठीक है ना। हम उसको जल्दी अपडेट कर देंगे, आप लोग आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अमित जीएस क्लासेस का एप्लीकेशन, ठीक है। आइए, और एक चीज और, जो इस बैच में, सुनिएगा, जो इस बैच में अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हैं, तो प्लीज मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, 9097205414। और इस नंबर सुनिएगा, इस नंबर पे आप लोग अपना नाम और आप लोग अपना एड्रेस, प्लीज आप लोग अपना एड्रेस, और ये बैच है B5 बैच, B5 बैच, कौन सा बैच? B5 बैच। इतना हम आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम जरूर ऐड कर देंगे, प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा, नहीं निश्चित हो जाइएगा, इसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये ऑफलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए हम जल्द बना देंगे आपका एक टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग सब लोग उसमें ऐड हो जाइएगा। हम आगे चल के जितना पीपीटी वगैरह है, जो भी हम जैसे समझाते हैं बोर्ड पे, A to Z आपके ग्रुप में जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे इतना कुछ हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे आइए। ए बाबू, हम ये बताएं कि राज्य आया कहां से, राज्य की उत्पत्ति हुई कहां से। तो इसके लिए एक हम थ्योरी बताएं, जो नहीं नोट किए होंगे नोट कर लीजिएगा। क्या हो गया ये, आइए सुनिएगा। हम बताएं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ये सब हम आपको बताए हैं। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। अभी हम बताए बाबू कि कुछ कबीले आपस में लड़ रहे थे, और फिर इन्हीं में से कुछ तार्किक लोग हुए, और यहीं से आ गया क्या, राज्य। राज्य का बात सबको मानना था, राज्य का बात सबको मानना था, नहीं। आइए, कितना पसीना चलता है। आइए सुनिएगा, हम बात ये कर रहे थे कि यहां से आ गया राज्य। अब राज्य क्या था, अमूर्त संकल्पना थी, उसको मूर्ता प्रदान किया कौन, सरकार। ए बाबू, अब आइए हम आपको बताते हैं राज्य। क्या बताते हैं, राज्य। राज्य सुनिएगा, राज्य होने के लिए ना 4 तत्व बहुत जरूरी है। फिर से सुनिएगा, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई हम कहानी बता दी आपको, उसके उसके रिगार्डिंग हम कितना बताए, 4 बताए, 4 सिद्धांत बताए। कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। आइए, अब देखिए, राज्य का तो उत्पत्ति हो गया। राज्य का उत्पत्ति क्यों हुआ, कि वो जो है जनता का क्या करे, कल्याण करे, नहीं, जनता को अच्छे तरीके से शासित करे, शासन प्रशासन अच्छे तरह से चलाए, नहीं। आइए, अब जो है सुनिएगा, राज्य होने के लिए 4 तत्व जरूरी है। राज्य होने के लिए कितना तत्व जरूरी है, है? राज्य होने के लिए 4 तत्व जरूरी है, 4 कंपोनेंट्स जरूरी, 4 कंपोनेंट जरूरी है किसके लिए, राज्य के लिए। कितने, कितना, 4 कंपोनेंट, 4 तत्व जरूरी है किसके लिए बाबू, राज्य होने के लिए। कौन कौन, सुनिएगा। सबसे पहले आपका हम बता रहे हैं, देखिएगा, सबसे पहले क्या, भूभाग। क्या बाबू, भूभाग। क्या, भूभाग। एक सुनिएगा, पूरा एक भूभाग चाहिए। जैसे भारत का आप ये देखिए, भारत का क्या है, भूभाग है। उसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना, बहुत बढ़िया, 32,87,200। ये आपका जो देश है बाबू, ये आपका जो प्यारा सा छोटू मोटू आपका प्यारा सा जो देश है, इसका कुछ क्षेत्रफल है ना। तो राज्य होने के लिए एक आवश्यक तत्व क्या है, भूभाग। किन्हीं को कोई दिक्कत है, दिक्कत बोलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। दूसरा, राज्य होने के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है क्या, जनसंख्या। क्या है बाबू, जनसंख्या। क्या जरूरी है, राज्य होने के लिए क्या जरूरी है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, नहीं। राज्य होने के लिए क्या जरूरी है, पॉपुलेशन। एक बाउंड्री होना जरूरी है, समझे, लैंड एरिया होना जरूरी है। दूसरा, जनसंख्या, पॉपुलेशन होना जरूरी है, नहीं। अच्छा, बिना जनसंख्या का कोई राज्य नहीं हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या जनसंख्या निवास करती है, इसलिए वो राज्य नहीं है, नहीं। जहां पे जनसंख्या निवास करेगी, जिसका अपना भूभाग होगा, नहीं। क्या दीपू डार्लिंग, ले रही हो ना मजा जिंदगी का, है, ले रही हो ना जिंदगी का मजा। रात में बाबू सोना करना बंद कीजिए, समझे। तो दूसरा, दूसरा तत्व कौन है, जनसंख्या। पहला क्या बताए, दूसरा क्या बताए, जनसंख्या, नहीं। और तीसरा तत्व क्या है बाबू, सरकार। एक सरकार होना जरूरी है, एक गवर्नमेंट होना जरूरी है, नहीं। ये गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको अच्छे तरीके से शासन प्रशासन उसका देखेगा, लोग को अनुशासित रखेगा, नहीं है? अच्छा, और तीसरा क्या जरूरी है, संप्रभुता। क्या जरूरी है, संप्रभुता। तीसरा क्या जरूरी है, संप्रभुता, सोवरेनिटी। क्या जरूरी है, संप्रभुता। सॉरी, चौथा, ये पहला,
दूसरा, तीसरा और ये चार तत्व अगर किसी में विद्वान है तभी वो कहलाएगा क्या? राज्य। इसमें से अगर एक भी नहीं है तो नहीं कहलाएगा क्या? राज्य। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है बात समझ में? आपका ये पहला क्लास है? हुँ? अच्छा, आपकी सिस्टर? अच्छा, चेहरा से भी लग रहा है। हाँ सुनिए, तो हम बात ये कर रहे हैं, बाबू कि राज्य होने के लिए कितना तत्व जरूरी है? चार तत्व जरूरी है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और बाबू सबसे महत्वपूर्ण तत्व, संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन? अरे चारों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? संप्रभुता। बात समझ में आया? ये बाबू ये भूभाग भी समझ गए होंगे, ये जनसंख्या भी समझ गए होंगे, सरकार भी समझ गए होंगे, नहीं, लेकिन आपको नहीं समझ में आया होगा क्या? संप्रभुता। क्या नहीं समझ में आया होगा? ना समझ में आया? टेंशन ना लीजिए, अमित कुमार इसीलिए तो है आपके पास। ए बाबू संप्रभुता क्या होता है पहले ये समझिए। संप्रभुता मतलब होता है अपने लिए स्वयं डिसीजन लेने में सक्षम, अपने लिए स्वयं निर्णय लेने में सक्षम, यही कहलाता है क्या? संप्रभुता। अगर हम अपने लिए डिसीजन लेने में सक्षम हैं, हम अपने लिए नियम स्वयं बना सकते हैं, तो हम संप्रभु हैं। हम क्या हैं? संप्रभु हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, बात समझ में आ ही रहा होगा। नहीं आइए देखिए, ये बाबू सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या? संप्रभुता। समझे? अब संप्रभुता भी कई तरह का होता है, समझे, लेकिन अभी हम दो तरह का संप्रभुता आपको समझा रहे हैं, आगे चल के और भी संप्रभुता हम बताएंगे, ठीक है ना? ये बाबू संप्रभुता भी कितने तरह का? अरे कितने तरह का? दो तरह का। एक बाबू बाह्य संप्रभुता। कौन संप्रभुता? बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। और दूसरा क्या? अरे दूसरा क्या? आंतरिक संप्रभुता। दूसरा क्या बाबू? आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, 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 आंतरिक संप्रभुता, नहीं आंतरिक संप्रभुता। संप्रभुता भी कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन? अरे कौन कौन है? हाँ, बाह्य और आंतरिक। सुनिएगा, संप्रभुता भी कितने तरह का? दो तरह का। एक बाह्य संप्रभुता और एक आंतरिक संप्रभुता। पहले आपको हम अपने लेवल पे बताते हैं, फिर हम आपको मोहल्ले के लेवल पे बताते हैं, फिर हम आपको देश के लेवल पे बताएंगे। पहले आप अपने लेवल पे समझिएगा, उसके बाद परिवार के लेवल पे, मोहल्ला के लेवल पे, तब हम देश के लेवल पे आपको समझाएंगे। और देश के लेवल पहुंचते पहुंचते आपको पूरा ये दोनों तरह का संप्रभुता क्या हो जाएगा? क्लियर। बात समझ में आया? ए बाबू देखिए, हम पे आइए। हम जो है, सुनिएगा, हम क्या है कि पहले जो थे कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा दाढ़ी रखेंगे, कैसा हेयर स्टाइल होगा मेरा, ये डिसाइड हम खुद करते थे। नहीं, ये डिसाइड हम क्या करते थे? खुद करते थे। पहले हम फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। जब से हम मतलब मोछ दाढ़ी धरियाया, तब से हम फ्रेंचे कट रखते थे। कहे कि इतने अभी किया था शुरू में, नहीं, और बड़ा एकदम बेहतरीन, वो मेरा पहचान था, तो हम फ्रेंच कट रखते थे। लेकिन जब बाबू मेरे जीवन में एक स्त्री का आगमन हुआ, समझे, तब जो है उनका ऐसा इच्छा हुआ कि नहीं, अब आप ये हटाइए और ये रखिए। भाई साहब, तो क्या हम अपने लिए डिसीजन लेने में सक्षम हैं? तो पहले क्या थे? हम आंतरिक रूप से संप्रभु थे, लेकिन क्या अब हम आंतरिक रूप से संप्रभु हैं? मैडम बोल दी, एक बार में जाके फ्रेंच कट से हो गया सेटिंग। नहीं, तो बात समझ में आ रहा है? तो ये हम क्या हम अब आंतरिक रूप से संप्रभु हैं? नहीं। बात समझ में आया? अच्छा, अब सुनिएगा, पहले हम दोस्तों के साथ आराम से समय बिताया करते थे, नहीं, और किससे क्या मेरा बात होना है, ये हम आराम से डील किया करते थे।
लेकिन अब बाबू कहाँ गए हैं? सोचिए, आजकल मोहतरमा मेरे साथ रहती नहीं है, उनका तो भाई जॉब है नहीं, लेकिन मिनटों मिनटों का खबर उनको चाहिए, समझे? तो एक बात बताइए, क्या अब हम बाह्य रूप से संप्रभु रहे हैं? पहले आराम से एकदम, कहाँ सुनिएगा, कहाँ सुबह कहाँ शाम कहाँ रात हो कोई नहीं, बस पिताजी को बता दिया करते थे, नहीं? लेकिन आज हम्म, हम्म, अरे भाई आपको पता नहीं था कि शादी के बाद, अरे भाई ना कुछ बोलेंगे, माफ कीजिएगा कि वीडियो भी देखेंगे भाई। तो अब क्या है, हम बाह्य रूप से क्या संप्रभु रहे? नहीं। ये समझ में आ गया ना? चलिए अब आइए परिवार के लेवल पे। आपके परिवार में क्या सब्जी बनेगा ये आपके घर वाले तय कर रहे हैं, तो आपका परिवार जो है आंतरिक रूप से संप्रभु है। लेकिन आपके घर में क्या सब्जी बनेगा ये अगर गुतीवा तय कर रहा है, तो आपका घर आंतरिक रूप से संप्रभु हुआ नहीं। समझ में आ रहा है ना? है? अब बाह्य संप्रभुता समझिए। ए बाबू, आपके घर को किससे न्योता रखना है, कहाँ इनविटेशन चलना चाहिए, किससे लड़ाई रखना है, ये अगर किसी बाहरी दबाव में आप कर रहे हैं, तो क्या आप जो है बाह्य रूप से संप्रभु हैं? नहीं। ये डिसीजन आप ले रहे हैं कि किससे हमको किस घर से दोस्ती रखना है, किससे हमको न्योता चलाना है, किसके यहाँ इनविटेशन में जाना है, ये अगर खुद आप निर्णय ले रहे हैं, तो आप बाह्य रूप से भी क्या है, आपका परिवार बाह्य रूप से क्या है, संप्रभु। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका अपने, सबसे पहले हम अपने स्तर पे बताए, फिर हम बताए आपके परिवार के स्तर पे, अब हम बता रहे हैं आपके मोहल्ला के स्तर पे। अब बाय द वे हम यहाँ पढ़ाते हैं आगे एक गेट लगाना हो, एक भाई मोहल्ला के आगे एक गेट लगाना हो, नहीं? अब हमको मन करेगा हम देंगे उसमें पैसा, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। लेकिन अगर मोहल्ला वाला कोई आके तमंचा दिखा के बोले, ए गुरुजी इतना दर्द तो यहाँ से अपना खटिया बढ़िया बिस्तर बांधिए। एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा करता हो तो क्या ये जो है आंतरिक रूप से संप्रभु हुआ? नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? उसी तरह से अब आइए बिना समय गवाए हम आपको देश के लेवल पे ले चलते हैं कि हमारा भारत क्या आंतरिक रूप से संप्रभु है या बाह्य रूप से संप्रभु है? सुनिएगा, बिल्कुल है। सुनिएगा, देश होने के लिए, राज्य होने के, हम आपको बताए थे कि पॉलिटी में अगर हम राज्य बोले तो आप समझिएगा क्या, देश। बिल्कुल हमारा भारत महान है, हमारा अपना देश भारत बिल्कुल महान है, प्यारा प्यारा देश मेरा। सुनिएगा ए बाबू, भारत के अंदर जो नियम बन रहा है, भारत के अंदर जो नियम बन रहा है, क्या भारत का संसद बना रहा है ना? है? सुनिएगा, पूरे केंद्रीय विधायिका कौन, अभी ना जस्ट बताए कौन, संसद। तो अपने लिए हम नियम स्वयं न बना रहे हैं, तो क्या भारत आंतरिक रूप से संप्रभु है कि नहीं? बिल्कुल है। नहीं? अब सुनिएगा, अगर कोई यूएन का बैठक हुआ या सार्क का बैठक हुआ, जो भी अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, उसमें भारत हिस्सा लेगा कि नहीं, उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, किस देश के साथ क्या रिलेशन रखेगा, ये भारत खुद डिसीजन ले रहा है ना? ये किसी के दबाव में आकर डिसीजन लेता है? नहीं। तो क्या भारत जो है बाह्य रूप से संप्रभु है कि नहीं? बिल्कुल है। समझ में आ गया ना संप्रभुता? आ गया ना समझ में? तो ये संप्रभुता जो है बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। बताइए, राज्य होने के लिए कितने तत्व जरूरी है? 4 तत्व। कौन कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता मुक्त है कितने प्रकार के? बाह्य संप्रभुता और क्या दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो अब ये बोलिए, अगर दिक्कत होगा तो कल आकर बोलिएगा, लेकिन दिक्कत ना होना चाहिए। आप यहाँ सीखने आते हैं, आपका समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है ना? पैसा तो हम ना के बराबर लेते हैं, नहीं? आइए चलिए ए बाबू, ये जो भी है आपका, देखिए ये पैकेज पे, ये पीपीटी पे है आपका जो भी है। सुनिएगा, राज्य के कितने तत्व? 4 तत्व। कौन कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता मुक्त कितने प्रकार के?
और भी और भी हम संप्रभुता बताएंगे, लेकिन मुक्त कितने प्रकार के? बाह्य संप्रभुता। और किन्हीं को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं ना? आप ही से पूछ रहे हैं, नहीं ना? चलिए अब आइए, ये बाबू ये राज्य के चार तत्व ही होने चाहिए। राज्य में ये जरूर आवश्यक ये चार तत्व होने चाहिए। ये तय किया गया मोंटेविडियो सम्मेलन में। कहां तय किया गया बाबू? मोंटेविडियो एक जगह है, सुनिएगा, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, समझे, विश्व स्तरीय सम्मेलन था। और वो सम्मेलन हुआ था 26 दिसंबर 1900। और यहीं पे तय किया गया कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होने चाहिए? चार तत्व। कितने आवश्यक तत्व? चार तत्व। किन्हीं को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो अभी तक हम आपको क्या क्या बताए, सुना? अभी तक हम आपको बताए, सुनिएगा, हम लोग जो है बिल्कुल एकदम देखते चलेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम आपको चार वर्ड में, चार शब्दों में अंतर बताए। वो चार शब्द कौन कौन था? सुनिएगा, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, ये आपको क्या, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये चार शब्द में अंतर बताए। उसके बाद हम क्या बताए, बताइए? उसके बाद हम बताए कि आपका, हाँ, उसके बाद हम आपको बताए कि आखिर राज व्यवस्था में दो शब्द आता है, राज्य और व्यवस्था। नहीं, तो आखिर ये राज्य आया कहां से? तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताया बाबू? राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। ये हम चार सिद्धांतों को आपको चर्चा किए। नहीं, बोलिए अब, सुनिएगा, अब ये राज्य से, राज्य जो है आया कहां से ये बताए। अब इसी में राज्य को मूर्ता प्रदान किया कौन? सरकार। कौन मूर्ता प्रदान किया? सरकार। सरकार के तीन काम थे, इसलिए सरकार के कितने अंग? तीन अंगों की हम जानकारी दिए। नहीं, तीन अंगों का हम जानकारी दिए सरकार का। कौन कौन? कार्यपालिका, हाँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नहीं, अब के पूरे भारत स्तर पे कौन विधायिका, राज्य स्तर पे कौन विधायिका, सुनिएगा, केंद्र स्तर पे कौन कार्यपालिका, राज्य स्तर पे कौन कार्यपालिका, और भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसा, ये सब जानकारी दिए हम ना। ये सब हम जानकारी दिए, बताए कि नहीं? उसके बाद हम बताए कि राज्य के, राज्य होने के लिए कितने तत्व जरूरी हैं। तो राज्य के कितने तत्व? चार तत्व जरूरी हैं। कितने तत्व जरूरी हैं? चार तत्व जरूरी हैं। क्या इतना चीज में कहीं कोई दिक्कत अभी तक? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? अभी आपके पास ऑप्शन रहेगा, आराम से जाकर इसको 3 बार 4 बार आप देखिएगा। ठीक है, हम जल्द इसको ले आएंगे, आराम से 3-4 बार इसको देखिएगा। ठीक है, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना? और एक बात बताएं, आपका जो है, हम एक चीज को ना कई बार बताएंगे, ये सब चीज कई बार आएगा आगे, टेंशन ना लेना है, आपको सीखना है। मेन मोटो होना चाहिए सीखना। नहीं, आइए, ये बाबू ये सब बात हम आपको बताया। अब आइए कुछ बात हम आपको बताते हैं। ये आपको हो चुका है ना? ये आपको हो चुका ना? चलिए, ये बाबू अब यहाँ पे देखिए, राजनीति विज्ञान का अध्ययन का इतिहास सुनिएगा इसके बारे में। सबसे पहले राजनीति, सुनिए, ये राजनीति शास्त्र, ये जो पॉलिटिकल साइंस आप सुनते हैं, ये आया कहां से, समझे? पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं कौन? अरे कौन? अरस्तु। कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन? अरस्तु। नहीं, ये माने जाते हैं फादर, इसके जनक माने जाते हैं राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु। ठीक है, अब आइए हम आपको कहानी थोड़ा सा बताते हैं। ए बाबू सुनिएगा, ये राजनीति विज्ञान का अध्ययन का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यूनान वाले क्षेत्र में एथेंस और स्पार्टा दो देश हुआ करता था। कौन कौन देश? एथेंस और स्पार्टा। और दोनों देशों के बीच लड़ाई हुआ करती थी, खूब संघर्ष हुआ करता था। नहीं, अरे बोलिए ना। अब सुकरात भी एथेंस के ही रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? एथेंस के ही रहने वाले थे, समझे? और सुनिएगा, अब सुकरात के बारे में बस आप इतना ही जानिए, ज्यादा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है क्लास जो है पॉलिटी का है, हमको आगे भी बढ़ना है। सुकरात के बारे में यही जानिए कि सुकरात पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, समझे, एक तरह वहां जो उस समय जो सरकार जो था, उस समय वहां का जो सिस्टम था, उसके विरोध में इन्होंने बात किया। उसका क्या किया? विरोध में बात किया। ये जो ये बोले कि ईश्वर एक है,
बहुदेववाद का खंडन किए कौन? सुकरात। कौन किए? सुकरात। वहां पर जो शासन था उसके खिलाफ आवाज उठाए कौन? सुकरात। जब पहली बार अगर कोई बात करता है कुछ अलग हटकर, तो लोग उसको ऐसे भी पागल घोषित कर देते हैं। अरे बोलिए ना, ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति बाबू, लेकिन ये अनपढ़ थे, लेकिन ये चर्चा करके, ये सोच कर, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सोच सोच कर, मतलब ये रेशनलिटी इनका इतना अच्छा था, तार्किकता इनमें इतना ज्यादा तार्किकता था कि ये बहुत विद्वान थे, समझे। और सुनिएगा, ये जब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जब वहां के युवाओं को, सुनिएगा, वहां के युवाओं को ये तार्किक बनाने लगे, वहां के युवाओं को ये समझाने लगे, ज्ञान बांटने लगे, तब वहां का जो सिस्टम था उसको लगा कि अरे भाई ये तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, भड़का रहा है लोगों को। और बहुत लोग सुकरात के क्या बन गए? पक्षधर बन गए। बहुत लोग, ये जिससे भी एकदम बिल्कुल जिससे भी मिलते थे उससे वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देते थे, क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे। कौन? सुकरात। समझे, बहुत लोग इनसे प्रभावित होने लगे सुकरात से, समझे। ये वहां के सिस्टम को लगा कि अरे भाई कहीं ना कहीं ये तो राज्य के लिए क्या है, खतरा है। तब आदेश दिया गया कि इन्हें विष देकर क्या किया जाए, मार दिया जाए, हेमलोक पिला दिया जाए। वहां पर एक पौधा है, जहरीला पौधा है, हेम पौधा, उसी का रस पिला के इसको मार दिया जाए, ऐसा राज्य का आदेश दिया गया। राज्य द्वारा आदेश दिया गया कि सुकरात को क्या किया जाए, मार दिया जाए। सुकरात से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कौन? प्लेटो। सुकरात का जितना भी, सुकरात अपने कोई किताब नहीं लिखे बाबू, कोई रचना इनका नहीं है, लेकिन सुकरात जो प्रश्न पूछते थे, सुकरात जो उत्तर देते थे, सुकरात जो विश्लेषण देते थे, उसको सुनिएगा, उसको लिखे कौन? प्लेटो। अपने किस पुस्तक में? द रिपब्लिक। ये आता है एग्जाम में, द रिपब्लिक किनका पुस्तक? किनका? प्लेटो का। प्लेटो इन्हीं के शिष्य प्लेटो। प्लेटो जो है उसी जो क्वेश्चन, जो प्रश्न और उत्तर वाला जो ये था, उसी रूप में लिखा है रिपब्लिक को। नहीं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर, प्रश्न और उत्तर, इसी तरह, समझे, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? द रिपब्लिक। ठीक है। ये बाबू जब ये जेल में कैद थे और इनको पता था कि हमें विष देकर मारा जाएगा, उस समय प्लेटो जो थे अपने कुछ दोस्तों के साथ पूरा सेटिंग कर लिए थे कि किसी तरह से सुकरात को जेल से निकालना है और किसी दूसरे देश में भेज देना है। नहीं, ये कौन ऐसा व्यवस्था कर लिए थे? प्लेटो, अपने गुरु के लिए। वो सुनिएगा, वो बात भी कर लिए थे, वो धन उन देकर, मतलब अपने पक्ष में भी कर लिए थे जेलर को। ठीक है, कि आराम से पहले जेल से निकालेंगे, फिर इनको किसी दूसरे देश में भेज देंगे, आराम से ये बचकर निकल सकते थे जेल से। कौन? सुकरात। समझे। लेकिन प्लेटो गए भी, इनसे बोले भी, समझे, लेकिन ये बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरी विचारधाराएं हैं, अगर हम जो है, अगर यहां से चले गए तो मेरी विचारधाराओं की मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, अगर हम यहीं पे अगर मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी विचारधाराएं भी क्या हो जाएंगी? अमर हो जाएंगी, यहीं विद्वान रह जाएंगी। ये किसने स्वीकार किया? सोचिए जी, किसी के साथ अगर ऐसा हो, उसको पता है कि वो मरने वाला है, अगर उसको जेल खोल दिया जाए, देश से बाहर भेजने का व्यवस्था कर दिया जाए, कोई रुकेगा? लेकिन सुकरात ने हंसते हंसते भी इसका हेमलोक का प्याला अपने क्या किया? पी लिया। समझे। किसने? सुकरात ने। बात समझ में आया? सुकरात तो चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं वो जो दिए, उनकी जो विचारधाराएं थी, उसको द रिपब्लिक में समाहित किए कौन? प्लेटो। प्लेटो का और भी पुस्तक है, द स्टेट्स। कौन है बाबू? द स्टेट्स। या सुनिएगा, स्टेट्समैन भी इनकी एक पुस्तक है। किनका? प्लेटो का। कौन सा पुस्तक? स्टेट्समैन। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन किनकी पुस्तक है?
अरे किनकी पुस्तक है? प्लेटो का। बात समझ में आ रहा है? ए बाबू सुनिए, सुकरात के शिष्य कौन हुए? प्लेटो। प्लेटो ने एक मतलब एकेडमी का स्थापना किया था जहां पे वो बच्चों को ये इनकी शिक्षाएं देते थे। उसका नाम था द एकेडमी। द एकेडमी। और ये सब कहां बाबू? एथेंस में। कहां बाबू? एथेंस में। समझे? तो ये बहुत बड़े विचारक हुए प्लेटो। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफलातून। बहुत जबरदस्त तीव्र बुद्धि के वाले थे प्लेटो। समझे? और ये किनके शिष्य? सुकरात के शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। कौन हुए बाबू? अरस्तु जो है पहली बार इन सब के विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित कर दिया। तो विज्ञान कहते हैं किसे? हैं? अरे विज्ञान कहते हैं किसे? क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो पहली बार इन सभी को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध किया किसने? तो बताइए, राजनीति विज्ञान के जनक कहला गए कौन? अरे कौन? अरस्तु। अरस्तु का पुस्तक है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स किनकी पुस्तक? अरस्तु का। नहीं, और अरस्तु के ही शिष्य हुआ कौन? सिकंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। नहीं, हम आपको बताएंगे जब सिकंदर के बारे में बताएंगे। नहीं, अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को इसने हराया था। कौन? तब जाके उसको बोला गया था अलेक्जेंडर दी ग्रेट। पूरा कहानी बताएंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री में। नहीं, आइए बाबू सुनिएगा। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। सोचिए, इतना जबरदस्त शिक्षा था कि सिकंदर जो था, सिकंदर महान बना। ये पूरा विश्व विजय करने निकला था कौन? सिकंदर। नहीं है? तो सुनिएगा, ये अभी हम आपको बताएं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का इतिहास। नहीं, आइए बाबू अब कुछ जो है आप समझिएगा। अच्छा, चलिए आज के लिए इतना ही। समझे? और प्लीज जो भी इसको YouTube पे देखिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका समर्थन का, आपका प्यार का बहुत जरूरत है। एक छोटे से जगह में हम जो है एक समझिए कि आगाज कर रहे हैं। समझे? आपका अगर समर्थन रहा तो निश्चित ही एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब हम लोगों को ये बहुत मेहनत करके हम इन सब चीज़ों को, कंटेंट को हम एक जगह करते हैं। इसका फायदा बहुत लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।